हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोलर। तो भाई अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने राउटिंग को डिस्कस किया था, तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 12 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो लेक्चर है हमारे पास कंट्रोलर इन ASP.NET कोर। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ASP.NEट कोर को यूज़ करके आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो वो MVC के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है, मतलब MVC फ्रेमवर्क, मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो फ्रेमवर्क होता है उसको यूज़ करके हम अपनी ASP.NEट कोर की एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो MVC का जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है हमारे पास कंट्रोलर। ठीक है, अभी तक हमने मॉडल को कवर नहीं किया, व्यूज को कवर नहीं किए। यहाँ पे हम सबसे पहले किसको देख रहे हैं? कंट्रोलर, क्योंकि MVC के अंदर कंट्रोलर को MVC का बैकबोन कहा जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है कंट्रोलर। इसके बगैर आप MVC एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम से एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखो, MVC के अंदर आपको पता है कि हमारे पास मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम है। देखो, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाई थी जब मैंने आपको MVC का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारा ये जो यूजर है, यूजर मतलब जो आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो जब भी वो कोई URL रिक्वेस्ट करता है, मतलब जब भी वो अपने ब्राउजर पे कोई URL एंटर करता है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है? कंट्रोलर के पास जाती है। मतलब ये जो मॉडल व्यूज और कंट्रोलर्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट होती है यूजर की, वो कौन रिसीव करता है? कंट्रोलर रिसीव करता है। और उसके बाद कंट्रोलर का काम होता है कि वो मॉडल से डेटा लेता है। मॉडल मतलब ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो कंट्रोलर क्या करता है? मॉडल से डेटा लेता है, अगर मॉडल मौजूद है तो। ठीक है, और फिर मॉडल से डेटा लेने के बाद वो हमारे व्यू के अंदर अपडेट करता है। व्यू मतलब HTML पेज जो यूजर इंटरफेस होता है, और फिर वही व्यू हमारा यूजर को नजर आता है। ठीक है, ये तो हो गया एक सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि भाई जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब URL भेजता है, तो सबसे पहले वो कंट्रोलर के पास जाती है। तो कंट्रोलर देखता है कि भाई अगर मॉडल मौजूद नहीं है, क्योंकि वो डेटा कहां से लेता है? मॉडल से लेता है। लेकिन सपोज करो हमारे पास मॉडल फिलहाल मौजूद नहीं है, तो कंट्रोलर क्या करता है? वो डायरेक्ट, मतलब इफ नो डेटा, अगर मॉडल हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो कंट्रोलर क्या करता है? डायरेक्ट हमारे व्यू को कॉल करता है और वो व्यू हमारे यूजर को नजर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है वो कंट्रोलर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है वो कंट्रोलर ही कर रहा है, और कंट्रोलर ही मॉडल और व्यू को मैनेज करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो मॉडल और व्यू है ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मतलब कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेगा और कंट्रोलर ही मॉडल का डेटा व्यू के अंदर अपडेट करेगा। मतलब व्यू और मॉडल के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। इनकी जो कम्युनिकेशन है वो कौन करवा के देता है? कंट्रोलर करवा के देता है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम भी आपने अच्छे से याद रखनी है। फिर आ जाओ एक नेक्स्ट डायग्राम से, यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने क्या बताया? MVC के अंदर क्या होता है? मॉडल होता है, व्यू होता है और कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो हमारे पास कंट्रोलर होता है ना, ये व्यू और मॉडल के दरमियान में एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। इसका मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल व्यू को कोई डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? कंट्रोलर के पास जाएगी, और कंट्रोलर क्या करेगा? मॉडल से डेटा लेगा, और फिर मॉडल से डेटा लेने के बाद वो कंट्रोलर कहां पे डेटा ट्रांसफर कर देगा? हमारे व्यू में। इसका मतलब ये जो हमारे पास व्यू और मॉडल है इनके दरमियान कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। इनकी कम्युनिकेशन कौन करवा के देता है? हमारा ये कंट्रोलर। भाई देखो, इसीलिए कंट्रोलर को बैकबोन कहा जाता है MVC की, क्योंकि अगर मैं कंट्रोलर ही हटा दूं तो क्या होगा? हमारे जो व्यू और मॉडल हैं वो कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो ये काम होता है, और दूसरा काम कि भाई जो भी हमारे व्यू से रिक्वेस्ट आती है वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कौन रिसीव करता है? कंट्रोलर रिसीव करता है, और फिर कंट्रोलर के अंदर ही हम लॉजिक लगाते हैं। मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है व्यू से, उस रिक्वेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, वो सारा काम हमें हमारा कंट्रोलर करवा के देता है। ठीक है, इसका मतलब व्यू हमारा यूजर इंटरफेस हो गया, कंट्रोलर के अंदर हम अपने प्रोग्राम की मेन लॉजिक लगाते हैं, और मॉडल हमारे पास ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि डेटाबेस से इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप समझ लो कि कंट्रोलर क्या करता है? व्यू और मॉडल के दरमियान कम्युनिकेशन करवा के देता है।
ठीक है, एक तो ये पॉइंट। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको अपनी ASP.NET Core MVC की जो एप्लीकेशन होती है उसका मैं एक फ्लो आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस फ्लो में क्या होता है भाई, देखो हमारे पास ब्राउजर होता है ना, क्लाइंट के ऊपर क्या होता है, एक ब्राउजर इंस्टॉल होता है। हम उस ब्राउजर के ऊपर क्या करते हैं, अपना कोई यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कोई यूआरएल एंटर करते हैं। वो यूआरएल किसी ASP.NET Core की वेब एप्लीकेशन का होता है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, कि जब भी हम ब्राउजर के ऊपर कोई भी यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, हमारी ASP.NET Core की जो एप्लीकेशन है उसके पास जाती है। ठीक है, तो हमारी ASP.NET Core एप्लीकेशन के अंदर वो जो हमारा यूआरएल है, वो जो हम यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले किसके पास जाता है, वो जाता है राउटिंग के पास। ठीक है, मतलब जो भी यूआरएल आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, मतलब अपने ब्राउजर पे जो भी आप यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, राउटिंग मैकेनिज्म के पास। मतलब जो हमने राउटिंग मैकेनिज्म डिफाइन किया होता है अपनी ASP.NET Core एप्लीकेशन के अंदर, तो राउटिंग मैकेनिज्म आपके यूआरएल को सबसे पहले चेक करता है। ठीक है, और फिर अगर आपका यूआरएल वैलिड होता है तो राउटिंग क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को कहां भेज देता है, कंट्रोलर के पास भेज देता है। ठीक है, और फिर कंट्रोलर के अंदर क्या होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं। तो कंट्रोलर क्या करता है, किसी एक एक्शन मेथड को क्या करता है, कॉल करता है। और जब एक्शन मेथड कॉल होता है तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हमें कोई व्यू रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियस फिगर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है। लेकिन भाई देखो, कंट्रोलर से पहले हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है राउटिंग के पास। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो भी हमारा यूआरएल होता है, जो भी आप एंटर करते हो, उसको चेक करने का काम, उसको टेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा राउटिंग मैकेनिज्म। और राउटिंग मैकेनिज्म क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो जब राउटिंग चेक हो जाती है आपके यूआरएल की, उसके बाद वो रिक्वेस्ट कहां चली जाती है, कंट्रोलर। कंट्रोलर से एक्शन मेथड, और एक्शन मेथड आपको कोई ना कोई व्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो देखो ये होता है फ्लो। ये फ्लो आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये फ्लो आपके माइंड में रहेगा तो आपको एप्लीकेशन बनाना बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको कंट्रोलर के बारे में एक और इंफॉर्मेशन देता हूं। भाई यहाँ पे देखो, कंट्रोलर हमारे पास बेसिकली क्या होती है, एक C# की क्लास होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंटेनर होता है जिसको हम C# की क्लास कहते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोलर को कोई डिफरेंट चीज मत समझना। कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, एक C# की क्लास होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई मेथड्स डिफाइन करते हैं। जिस तरह से इंडेक्स हो गया, अबाउट हो गया, डिटेल्स हो गया, और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं आपकी कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो ये जो मेथड्स मैं बनाता हूं ना अपनी कंट्रोलर क्लास के अंदर, इन्हीं मेथड्स को बेसिकली कहा जाता है एक्शन मेथड्स। मतलब इंडेक्स, अबाउट, डिटेल्स, ये तीनों क्या है, हमारे पास एक्शन मेथड्स हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आती है, कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्शन मेथड आपको कॉल करके देता है। इसका मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यूआरएल में कुछ इस तरह का यूआरएल डाला है कि भाई मुझे होम पेज को एक्सेस करना है, तो ये जो हमारे पास यूआरएल है, ये राउटिंग से चेक होने के बाद कहां जाता है, कंट्रोलर में। और कंट्रोलर क्या करेगा, इससे रिलेटेड जो भी एक्शन मेथड है उसको कॉल कर देगा, और एक्शन मेथड चलेगा तो मैंने क्या बताया, हमें कोई व्यू रिटर्न होगा। फिर सेम इसी तरह अगर मैं यूआरएल कुछ इस तरह का एक्सेस करता हूं कि भाई /about, तो मुझे अबाउट वाला एक्शन मेथड कॉल करके देगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स लिखता हूं, ठीक है, अपने यूआरएल के अंदर, तो हमें डिटेल्स वाला जो एक्शन मेथड है हमारे कंट्रोलर के अंदर, वो हमें कॉल होके मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोलर क्या है, क्लास है, और इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं उनको बेसिकली MVC की लैंग्वेज में, ASP.NET Core MVC की लैंग्वेज में एक्शन मेथड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंट्रोलर के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको देखेंगे एक्शन मेथड्स को। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उसके बाद आएंगे इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। देख रहे हो, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसका पूरा फ्लो मैनेज कौन करता है, कंट्रोलर मैनेज करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि राउटिंग चेक होने के बाद सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाती है वो कहां जाती है, हमारे कंट्रोलर के पास जाती है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, A controller is used to define and group a set of actions। मतलब कंट्रोलर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, सेट ऑफ एक्शंस। एक्शंस मतलब एक्शन मेथड्स को डिफाइन करते हैं हम किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। क्योंकि भाई देखो, कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर हमारे पास सिर्फ एक खाली कंटेनर होता है, लेकिन उसके अंदर जो असली काम करके दे रहे होते हैं वो करके दे रहे होते हैं आपको आपके एक्शन मेथड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेप्टिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट
एंड एग्जीक्यूटिंग द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कोड। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि भाई कंट्रोलर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है, मतलब जो भी आप यूआरएल एंटर करते हो, तो उन रिक्वेस्ट को, उन यूआरएल्स को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, और उससे रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएट कोड होता है, जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन मेथड होता है, व्यू होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये सारा काम करके देता है आपका कंट्रोलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो क्या कह रहा है, कंट्रोलर इज अ बैकबोन ऑफ एमबीसी। देखो ये मैंने पॉइंट आपको शुरू में भी बताया था कि अगर आप एमबीसी एप्लीकेशन के अंदर से कंट्रोलर अगर आप निकाल देते हो तो आपकी पूरी एमबीसी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, कंट्रोलर कम्युनिकेट्स विद द मॉडल्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड सेलेक्ट्स द रिक्वायर्ड व्यू टू बी रेंडर्ड फॉर द रिक्वेस्ट। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब भी हम कोई यूआरएल रिक्वेस्ट करते हैं, तो आउटपुट में हमें कोई ना कोई व्यू नजर आता है, यूजर को कोई ना कोई व्यू डिस्प्ले होता है, लेकिन उस व्यू के अंदर हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है वो बेसिकली मॉडल से आ रहा होता है। मॉडल्स क्या मैंने बताया, मॉडल्स भी एक ऐसी क्लासेस होती हैं सी शार्प की जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो इसका मतलब कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल से डेटा लेता है और फिर उसे व्यू के अंदर रेंडर करके हमारे यूजर को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अलाउ सेपरेटिंग द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लॉजिक। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि कंट्रोलर जो होते हैं ना, वो आपकी बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक को सेपरेट करता है। सेपरेट मतलब भाई जो भी प्रेजेंटेशन लॉजिक होती है, इसका मतलब जो भी यूजर इंटरफेस वाला काम होता है, वो हम कहां पे करते हैं, हमारे व्यूज के अंदर करते हैं, और जो हमारी लॉजिक्स होती हैं, बिजनेस लॉजिक्स होती हैं, वो हम कहां पे लगाते हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर लगाते हैं। तो यही चीज यहां पे क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है। कौन, कंट्रोलर। क्योंकि भाई देखो एमवीसी का जो पैटर्न है वो वैसे ही सेपरेशन ऑफ कंसर्न को प्रमोट करता है। मतलब भाई अगर जो आपके पास फ्रंट एंड डेवलपर है वो व्यूज के साथ काम करेगा, ठीक है, जो आपके पास बैक एंड डेवलपर है वो कंट्रोलर्स के साथ काम करेगा, और जो आपके पास डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं वो किसके साथ काम करेंगे, मॉडल्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि उन्हें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक को सेपरेट रखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनकमिंग रिक्वेस्ट आर मैप टू एक्शंस थ्रू राउटिंग। अब देखो वही बात बता रहा है यहाँ पे कि भाई जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है, मतलब जो भी यूआरएल आप रिक्वेस्ट करते हो, उसको मैप किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, एक्शन मेथड्स के साथ। और ये काम किसके थ्रू होता है, राउटिंग के थ्रू होता है। ये काम हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से करके आए हैं, तो अगर आपने राउटिंग वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो वाले लेक्चर्स लाजमी देख लेना। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, कंट्रोलर्स हेल्प इन मैनेजिंग कंप्लीट फ्लो ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग इनपुट एंड रेंडरिंग एप्रोप्रिएट आउटपुट। मतलब देखो अब यहां पे कह रहा है कि भाई कंट्रोलर जो होते हैं ना, वो आपकी एप्लीकेशन का कंप्लीट फ्लो मैनेज करने में आपको हेल्प देते हैं। जिस तरह भाई देखो यहां पे कह रहा है एक्सेप्टिंग इनपुट। एक्सेप्टिंग इनपुट का क्या मतलब है, भाई हम फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म्स के थ्रू यूजर क्या करता है, कोई ना कोई डेटा इंसर्ट करता है। मतलब फॉर्म्स हम कहां बनाते हैं, व्यू में बनाते हैं। इसका मतलब फॉर्म के थ्रू जो भी यूजर अपना डेटा इनपुट देगा, वो डेटा रिसीव कौन करता है, हैंडल कौन करता है, आपका कंट्रोलर। और फिर फॉर्म सबमिट होने के बाद, मतलब जब कंट्रोलर आपके फॉर्म का डेटा रिसीव करता है, उसके बाद कौन सा एप्रोप्रिएट कोड, कौन सा एप्रोप्रिएट आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, वो काम भी आपका कंट्रोलर करके देता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर्स आर बेसिकली सी शार्प क्लासेस। देखो वही बात जो मैंने पहले बताया कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सी शार्प की क्लासेस होते हैं, दैट इनहेरिट फ्रॉम microsoft.ASP.NET Core.MVC.Controller। इसका मतलब भाई देखो जो भी हम अपने कस्टम कंट्रोलर्स बनाएंगे ना, ठीक है, वो चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, वो चाइल्ड क्लास होगी कौन सी, पेरेंट क्लास की, कंट्रोलर। ठीक है, और वो जो कंट्रोलर पेरेंट क्लास होगी वो कौन से नेम स्पेस से आपको मिलेगा, देखो Microsoft.ASP.NET Core.MVC। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखो विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे आके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ से मैं बिल्कुल एम्प्टी एप्लीकेशन उठा लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से आपको चीजें समझाऊंगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपनी एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, कंट्रोलर्स एंड एक्शंस। ठीक है, कंट्रोलर्स एंड एक्शंस। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा और अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखो .NET कोर का हम 6 वर्जन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर बनाता हूँ। तो कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स के नाम से एक फोल्डर ऐड करना है। ठीक है, तो देखो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ऐड पे जाते हैं और ऐड पे जाने के बाद यहाँ से मैं न्यू फोल्डर ले लेता हूँ और इसका मैं नाम क्या रखूंगा, देखो
नाम पे आपने गौर करना है, ठीक है। यही नाम हम रखते हैं बेसिकली, मतलब यही कन्वेंशन है। और यही अगर आप MVC टेम्पलेट को लेकर अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते तो वहां पे भी जो पहले से फोल्डर बने हुए होते हैं उसका नाम यही होता है, कंट्रोलर्स। तो अब इसके अंदर मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूं, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोलर, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा कंट्रोलर, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स की आपके पास मल्टीपल वैरायटी है, देख रहे हो। MVC कंट्रोलर एम्प्टी है, MVC कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शंस है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, MVC कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। भाई देखो एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया। एंटिटी फ्रेमवर्क हम कब यूज करेंगे, जब हम अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाएंगे ना, मतलब जो CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, आगे जाके लॉगिन साइन अप बनाएंगे, तो उसके लिए जब हम काम करेंगे तो हम ये वाले MVC कंट्रोलर का यूज करेंगे। और फिर देखो यहाँ पे कह रहा है MVC कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शंस। इसका मतलब जो CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारे पास मेथड्स होते हैं ना, एक्शन मेथड्स होते हैं, जिस तरह से क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, डिटेल्स हो गया, वो अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर वो जो CRUD एप्लीकेशन से रिलेटेड जो एक्शन मेथड्स होते हैं वो पहले से हमें बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे MVC कंट्रोलर एम्प्टी लूंगा, मतलब बिल्कुल खाली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखो अब MVC कंट्रोलर एम्प्टी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। और यहाँ पे देखो नीचे अब मुझे इसका नाम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, होम कंट्रोलर। तो मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ। लेकिन एक बात आपने याद रखना है, ठीक है, मतलब जब भी आप कंट्रोलर का नाम सेट कर रहे हो ना, तो आपने एक बात याद रखना है कि आपने हमेशा इसका प्रीफिक्स चेंज करना है। मतलब जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दोगे। जिस तरह मैंने होम लिखा है ना, होम के बजाय अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन कंट्रोलर, ठीक है, तो ये एडमिन हमारे कंट्रोलर का नाम है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है ना कंट्रोलर, इसको आपने नहीं हटाना। मतलब आपने जो भी अपना नाम रखना है वो इस जगह पे रखना है, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब एडमिन मैंने नाम रखा और कंट्रोलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगा रहना चाहिए, आपने इसको नहीं हटाना, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा होम यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमारे कंट्रोलर का क्या नाम होगा, होम कंट्रोलर। और देखो .cs लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास C# की एक क्लास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा ये होम कंट्रोलर बन चुका है। और देखो ये जो होम कंट्रोलर है ये बेसिकली हमारी एक चाइल्ड क्लास है। और इस चाइल्ड क्लास का पेरेंट कौन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनहेरिटेंस हुई हुई है, ये हमारा पेरेंट है। और देखो ये क्लास कहां से आ रही है, ये क्लास आ रही है इस नेम स्पेस से। देखो आपको नजर आ रहा है microsoft.asp.net core.mbc। क्योंकि देखो अगर मैं यहां से ये वाला नेम स्पेस हटा देता हूं, ठीक है, अगर मैं ये वाला नेम स्पेस हटा देता हूं तो हमारे पास ये देखो पेरेंट क्लास के नीचे एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पेरेंट क्लास कौन से नेम स्पेस के अंदर डिफाइन हुई हुई है, इस वाले नेम स्पेस के अंदर डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। तो ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपने इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे देखो यही पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा था, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, जो भी हम अपने कस्टम कंट्रोलर्स बनाते हैं, वो बेसिकली एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रहे होते हैं। और वो कौन सी क्लास होती है, कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर क्लास कौन से नेम स्पेस से आ रही होती है, इस नेम स्पेस से, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंट्रोलर अलोंग विद इट्स एक्शन मेथड एक्सेप्ट्स इनकमिंग ब्राउजर रिक्वेस्ट, retrieves required model information and provides suitable responses। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कंट्रोलर along with its action methods, मतलब कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड्स होते हैं तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही होती है ब्राउजर से, मतलब जो आपका URL आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से जो भी मॉडल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, उसको रिट्रीव करते हैं, मतलब गेट करते हैं, और जो भी सूटेबल रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट करके देते हैं। इसका मतलब ये जो कंट्रोलर है और इसके जो एक्शन मेथड्स हैं वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करके देते हैं हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिकमेंडेड दैट क्लास नेम ऑफ अ कंट्रोलर एंड्स विद सफिक्स कंट्रोलर। देखो भाई बात जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई आप अपने कंट्रोलर क्लास का जो भी नाम रख रहे हो उसके नाम के एंड में आपने कंट्रोलर लाजमी लगाना है। जिस तरह मैंने क्या बताया कि अगर आप अपने कंट्रोलर का नाम एडमिन कंट्रोलर रखना चाह रहे हो तो शुरू में एडमिन होगा, तो एडमिन के साथ एंड में आपने सेकंड वर्ड कंट्रोलर लाजमी लगाना है जो कि सफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रिकमेंडेड भी है कि आपने इस तरह से इसकी नेमिंग कन्वेंशन रखनी है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर्स आर लोकेटेड इन द रूट लेवल कंट्रोलर्स फोल्डर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो आपने कहाँ बनाने हैं, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। और कंट्रोलर्स कहाँ होते हैं, आपके रूट फोल्डर के अंदर। रूट फोल्डर कौन सा है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास एप्लीकेशन है ना कंट्रोलर्स एंड एक्शंस, ये हमारा रूट लेवल है, मतलब रूट फोल्डर है। इसके अंदर हमने ये वाला कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाया है और जितने भी मैं कंट्रोलर्स बनाऊंगा वो बेसिकली हमारे पास इस फोल्डर के अंदर मैं बनाऊंगा। जिस तरह से अभी मैंने
सिर्फ एक बनाया है होम कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे जाके कोई पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाता हूं तो उसके लिए मैं कोई एडमिन कंट्रोलर भी बना सकता हूं जिसके अंदर मैं एडमिन का डैशबोर्ड वाला काम करूंगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, इन एन ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन अ कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू, मतलब ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला पॉइंट यहां पे देखो, लोकेट द एप्रोप्रिएट मेथड टू कॉल फॉर एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, मतलब कंट्रोलर क्या करता है, एप्रोप्रिएट मेथड को कॉल करता है। और कौन से मेथड को कॉल करता है, जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई URL आया है। जिस तरह मैंने क्या बताया कि अगर URL में हमारे पास लोकल होस्ट /home आता है तो इसका मतलब हमें इंडेक्स के एक्शन मेथड को कॉल करना है। सेम इसी तरह /about आता है तो हमें अबाउट के एक्शन मेथड को कॉल करना है। तो वही पॉइंट यहां पे बता रहा है। फिर यहां पे देखो, वैलिडेट द डेटा ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट बिफोर इन्वोकिंग द रिक्वेस्टेड मेथड, मतलब यहां पे कह रहा है कि भाई जो भी आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है ना, उसके साथ अगर आपका कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई हम रूट पैरामीटर्स के अंदर कोई डेटा भी पास कर सकते हैं, डेटा भी सेंड कर सकते हैं अपनी इनकमिंग रिक्वेस्ट के थ्रू। जिस तरह URL के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सर्चिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्चिंग किया ASP.NET Core ट्यूटोरियल्स, तो वो जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो हमारा URL में पास होता है। इसका मतलब वो URL से हमारा डेटा कहां ट्रांसफर होता है, हमारी एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन के अंदर वो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ डेटा आ रहा है उसको वैलिडेट करना, चेक करने का काम भी कौन करता है, कंट्रोलर करता है। और फिर उसके बाद जो भी मेथड है, एप्रोप्रिएट मेथड है, उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिट्रीव द रिक्वेस्ट डेटा एंड पासिंग इट टू रिक्वेस्टेड मेथड एज आर्ग्यूमेंट्स। भाई देखो यहां पे क्या कह रहा है कि भाई जो भी डेटा URL से पास हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हम अपने URL में रूट पैरामीटर के अंदर कोई ID भी पास करते हैं। जिस तरह से अगर मैं कोई डेटा अपडेट कर रहा हूं या डिलीट कर रहा हूं तो URL में हम ID पास करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसका डेटा मैं अपडेट करना चाह रहा हूं या डिलीट करना चाह रहा हूं, तो वो जो ID है वो ID भी हमारे एक्शन मेथड को कौन पास करता है एज अ आर्ग्यूमेंट्स, हमारा कंट्रोलर पास करता है। इसका मतलब अगर मैंने URL में अपडेट /1 भेजा है, मतलब ID भेजा है, तो कंट्रोलर क्या करता है, वो जो रूट पैरामीटर के अंदर मैंने ID स्पेसिफाई की है उस ID को एक्शन मेथड के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ट्रांसफर करता है, पास करता है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट काम भी कंट्रोलर करता है। फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, हैंडल एनी एक्सेप्शंस दैट द रिक्वेस्टेड मेथड थ्रोस। भाई देखो हमारे पास कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड्स होते हैं ना, और आपको पता है मेथड्स के अंदर हमारे पास एक्सेप्शंस भी जनरेट हो सकती हैं। तो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने का काम भी कौन करता है, कंट्रोलर करता है। मतलब कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड्स होते हैं उसी के अंदर आप क्या करोगे, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करोगे जो जनरेट हो रही हैं आपके कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो, हेल्प इन रेंडरिंग द व्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड मेथड। इसका मतलब URL के अंदर जो मेथड रिक्वेस्ट किया गया है, जो एक्शन मेथड रिक्वेस्ट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका व्यू होता है उसको रेंडर करवाना, डिस्प्ले करवाने का काम भी किसका होता है, कंट्रोलर का होता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। अब कंट्रोलर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा एक्शन मेथड्स। ठीक है, और उसके अंदर हम प्रॉपर सारा काम करेंगे कंट्रोलर एक्शन मेथड्स के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस वीडियो के हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।